तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा मीरा अंद्रीवा ने। बिल्कुल नया नाम है हमारे सामने। तो टेनिस का जो सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, देखो वैसे टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं साल में, ठीक है। उसमें दूसरे नंबर का होता है ये फ्रेंच ओपन वाला, तो उसी की हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसमें वुमेन सिंगल की अगर पहले हम बात करते हैं तो इसको जीत लिया है मीरा एंड्रीवा ने। ये रशिया की टेनिस प्लेयर है और इन्होंने किनको हराया है? माजा च्वालिंस्का को हराया है। ये पोलैंड से बिलोंग करती है। मीरा एंड्रीवा का ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है और फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल जीतने वाली ये सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गई है, ठीक है। तो मीरा एंड्रीवा का नाम याद रखेंगे आप। वहीं मेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीत लिया। ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर है और यहाँ पे इन्होंने किनको हराया? फ्लेवियो कोबोली को हराया है। ये इटली के टेनिस प्लेयर है। मतलब इन चारों नामों में केवल ये एक ही नाम है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव का नाम हमने कई बार पढ़ लिया है। बाकी ये तीनों नाम हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, तो आपको ध्यान रखने होंगे। खासकर विजेता के नाम तो ध्यान रखो ही रखो, है ना। लेकिन कई बार एग्जाम में थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए ये भी पूछ लेता है उपविजेता कौन रहा, तो मैंने आपको सब बता दिया। और वैसे अलेक्जेंडर ज्वेरेव का भी ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और ये जो हम ग्रैंड स्लैम पढ़ रहे हैं ये है फ्रेंच ओपन। इसको रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, याद रखना। ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। देखो साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, मैं चारों आपको बता देता हूँ। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, अब होगा विंबलडन ओपन, फिर होगा लास्ट में यूएस ओपन। तो ऐसे याद रखो, पहला और जो आखिरी वाला है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये होता है हार्ड कोर्ट पे। और जो दूसरा वाला है फ्रेंच ओपन वो होता है क्ले कोर्ट पे। और तीसरा वाला जो विंबलडन है वो होता है ग्रास कोर्ट पे, ठीक है। अभी ये हमने फ्रेंच ओपन पढ़ा, तो इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, वो भी एक बार रिवाइज कर लो। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हमने देखा था जो मेन सिंगल था वो जीता था कार्लोस अल्काराज ने, जो स्पेन से है। और वुमेन सिंगल जीता था एलिना रबाकिना ने, वो कजाकिस्तान की प्लेयर है, ठीक है। अब देखो ये 2-3 प्रश्न मैंने आपके सामने लगाए हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर आपको करना है। जो मैंने अभी सारी बातें आपको समझाई है स्टैटिक, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया था। और एक ये प्रश्न आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। और एक और प्रश्न है, ये प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ। देखो प्रश्न क्या पूछा गया था? टेनिस टूर्नामेंट को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के काल क्रमबद्ध में सजा, यानी कि जो सबसे पहले शुरू हुआ उसको सबसे पहले रखो। तो 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस। तो मतलब इसमें सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना विंबलडन ओपन, फिर उसके बाद यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, और सबसे नया कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ये इसका पैटर्न हो गया। जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो सबसे पहले, जो सबसे बाद में शुरू हुआ वो सबसे बाद में रख दिया। इसको आप कैसे याद रखोगे? अल्फाबेट के थ्रू याद रख लो। अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, फिर बी, फिर सी, डी, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या आता है? डब्ल्यू। तो देखो उसी तरह से ये अरेंज है। ए सबसे नया है, फिर उससे पुराना एफ आ गया, फिर उससे पुराना यू आ गया, और सबसे पुराना डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू सबसे बड़ा है। सबसे पुराना यानी कि सबसे, ऐसे याद रखो, जब इंसान पैदा होता है तो हम कहते हैं ना सबसे पुराना है ये, मतलब सबसे पहले पैदा हुआ, यानी कि उसका एज बहुत बड़ा होगा। तो उसी तरह से डब्ल्यू का जो एज है वो बड़ा होता है। रीजनिंग में आप पढ़ते हो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? 23 होती है। A1 होता है, F6 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 8 जून को। तो हर साल विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को ही हम मनाते हैं। मनाने का उद्देश्य है लोगों को महासागरों यानी कि समुद्रों के महत्व और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूक करना। पूछोगे इस बार की थीम क्या है? तो थीम है, हिंदी में पहले पढ़ते हैं, पुनर्कल्पना। हम जिस दुनिया को जानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध। और इंग्लिश में बोलेंगे री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद अवर ओशन। संयुक्त राष्ट्र इस दिवस को मनाता है और उसके अनुसार ये इस बार इसकी थीम है। और इस दिवस को मनाने का जो विचार है, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट, वहां पे इसका विचार रखा गया था। और फिर 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी थी, ठीक है। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस। आप पूछोगे जून में अभी तक कौन कौन से दिवस मना लिए हमने भाई साहब? तो ज्यादा नहीं है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को ही ग्लोबल पेरेंट्स डे, फिर 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे,
और अभी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में हमने मनाया। ठीक है, तो ये मात्र 4-5 दिवस है अभी तक, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य अभी किन्हें चुना गया है? तो 5 देशों को चुना गया है। आपको पता है वैसे भी हर साल 5 देशों को चुना जाता है, तो इस बार चुना गया ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 5 नए अस्थायी सदस्यों को चुना है और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा, जो कि 2 साल के लिए रहता है, यानी कि 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। 5 चुने गए देश ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे। अच्छा, इनकी कैपिटल ध्यान में रखना, जैसे ऑस्ट्रिया की वियना होगी, किर्गिस्तान की बिश्केक होती है, पुर्तगाल की लिस्बन है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की पोर्ट ऑफ स्पेन है और जिम्बाब्वे की हरारे है। इनमें भी 5 देशों में अगर देखेंगे तो पहली बार किर्गिस्तान को इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और ये किन देशों की जगह लेंगे भाई? 5 नए देश आ रहे हैं तो 5 चले जाएंगे, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो ये कौन कौन से देशों की जगह लेंगे? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। इनका कार्यकाल इस साल के अंत में समाप्त हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अभी हाल ही में लेटेस्ट अगर बात करेंगे 2021-22 में भारत को चुना गया था। वैसे ये बड़ी बेकार बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ये अभी भी अस्थायी सदस्य है, जबकि इसको स्थायी होना चाहिए। तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन के जो 6 महत्वपूर्ण अंग है उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग इसको माना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कुल 15 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया ये परमानेंट है, जिनके पास वीटो पावर होती है, मना करने की शक्ति जिसको कहते हैं। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। हर साल 5 नए मेंबर आते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, अभी भारत सदस्य नहीं है, 8 बार लेकिन अभी तक रह चुका है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये और देख लो, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका भी 80वां सत्र चल रहा है और उसके हेड है एनालेना बैरबॉक, जो कि जर्मनी से हैं। अब आप भी के लिए यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा है कि इसका जो सितंबर से 81वां सत्र शुरू होगा, उसमें इसके नए अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, वो किस देश से हैं? वो तो बांग्लादेश से हैं, ये आपको पता है। नाम उनका बता दो। नाम उनका बहुत आसान है, जो वहाँ के अभी नए प्रधानमंत्री बने थे ना, उनका ही सरनेम है। मतलब रहमान तो आता है, अब आगे का एक शब्द बता दो आप, पूरा नाम क्या है? वैसे यूनाइटेड नेशन में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है पर्वतनेनी हरीश, और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, ये खुद पुर्तगाल से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया। ये किस प्रकार की मिसाइल है, यूं पूछ रहे हैं। तो हवा से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। और भी डीआरडीओ और हमारी भारतीय वायुसेना ने मिलकर इस रुद्रम M2 या रुद्रम बोलेंगे, रुद्रम 2 नाम की जो ये स्वदेशी मिसाइल है, स्वदेशी मतलब भारत में बनी है पूर्ण रूप से, तो हवा से सतह में मार करने वाली ये जो मिसाइल है, इसका अभी सफल परीक्षण किया इन्होंने। और ये परीक्षण इन्होंने किससे किया? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया। कहाँ पर? चांदीपुर उड़ीसा में, जो टेस्ट फायरिंग रेंज है वहां पर। तो रुद्रम 2 मिसाइल क्या है? हमने कहा ये हवा से जमीन पर वार करने वाली एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब पूछोगे एंटी रेडिएशन मतलब क्या होता है? ये दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और संचार नेटवर्क से निकलने वाली रेडियो तरंगों को पकड़कर उन पर हमला कर, इससे दुश्मन की हवाई सुरक्षा कमजोर हो जाती है। तो इस मिसाइल को क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया कि युद्ध के दौरान सबसे पहले दुश्मन के रडार, उसका एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दें, ताकि हमारे जो लड़ाकू विमान है वो सुरक्षित रूप से आगे की कार्रवाई कर सके, वो आगे बढ़ सके, दुश्मन उनको पकड़ ना पाए। और इसी काम को सीड कहा जाता है, मतलब सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। जो दुश्मन का एयर डिफेंस है उसको दबा दो, उसको खत्म कर दो। तो इसको डीआरडीओ ने बनाया है स्वदेशी रूप से, हमने खुद ने बनाया। डीआरडीओ की जो एक प्रयोगशाला है हैदराबाद में, रिसर्च सेंटर इमारत, वहां पे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उद्देश्य यही है, एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो दुश्मन के रडार और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ये नष्ट कर देगा। देखो डीआरडीओ की बात कर, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है?
चेयरमैन अभी नए बन गए, राजेश कुमार सिंह इनका नाम है। वैसे ये भारत के रक्षा सचिव है और इनको अभी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है डीआरडीओ का, ये ध्यान में रखें, एडिशनल चार्ज। पहले चेयरमैन कौन थे? दौलत कोठारी थे। और इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। कई जगह नॉलेज भी लिखा होता है, कई जगह साइंस भी लिखा होता है, ठीक है, तो दोनों ध्यान में रखना। बलस्य मूल्यम विज्ञानम हिंदी में आप इसको बोलोगे। डीआरडीओ से कुछ और बनने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न लेटेस्ट 2026 वाले में आपको रिवाइज कराता हूँ। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका लॉन्ग रेंज गाइड रॉकेट का अभी पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। कहां पर परीक्षण हुआ था? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में। डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को बनाया है। ये खारे पानी को मीठे पानी में बदलेगी ये मशीन। और डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का भी परीक्षण किया था। उसके अलावा डीआरडीओ ने एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को लॉन्च किया। इसका नाम है विक्रम VT-21। टैंक जैसा ये वाहन है। डीआरडीओ ने भारत के आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को भी प्रज्ञा नाम का एक उपग्रह खुफिया प्रणाली सौंपा है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस सिस्टम। डीआरडीओ ने CBRN फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया था अभी कहां पर? नई दिल्ली में। CBRN मतलब C मतलब केमिकल, B से बायोलॉजिकल, R से रेडियोलॉजिकल और N से न्यूक्लियर। डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से एक अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का भी परीक्षण किया था। इस मिसाइल में MIRV तकनीक लगी हुई है। MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, मतलब एक बार आप इसको फायर करोगे और कई जगह ये वॉर करेगा, ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 में ड्राई बल्क की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर होगा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। तो समझो, अभी भारत सरकार ने बंदरगाहों यानी कि पोर्ट्स की कार्यक्षमता बढ़ाने और नाविकों के हितों की रक्षा के लिए एक नई रिपोर्ट जिसका नाम है लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 को जारी किया है। अब यह है क्या? तो ये एक ऐसा इंडेक्स है, ये एक ऐसा सूचकांक है जो ये मापता है कि भारत के बंदरगाह कितनी तेजी और कुशलता से काम कर रहे हैं। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने सागर आकलन के तहत विकसित किया है। किन आधारों पर इसका मूल्यांकन किया गया? तो बंदरगाहों का मूल्यांकन इन बातों के आधार पर किया जाता है कि जहाज कितनी जल्दी माल उतारकर वापस चले जाते हैं, जहाज के लिए बर्थ खाली रहने का समय कितना रहता है, कंटेनर बंदरगाह पर कितने समय तक रुकता है, एक दिन में कितना माल वो पोर्ट संभालता है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। तो ड्राई बल्क कार्गो की कैटेगरी में शुष्क थोक माल, यानी कि वहाँ पे कोयला आ रहा है, अनाज आ रहा है, मतलब ड्राई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उस मामले में टॉप पर है पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है। वहीं लिक्विड बल्क कार्गो में जहाँ पे तरल माल आ रहा है, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में जो माल आ रहा है, उस कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो उसमें प्रथम स्थान पर है गुजरात का सिक्का पोर्ट। और वहीं कंटेनर कार्गो की कैटेगरी में कंटेनर माल यानी कि कंटेनर में आने जाने वाला सामान जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो उस मामले में पहले स्थान पर है मुद्रा पोर्ट जो गुजरात का। और हमारे प्रश्न में ये ड्राई बल्क कार्गो की कैटेगरी का पूछा गया था, तो पारादीप पोर्ट इसका सही उत्तर था। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे सरकार ने ये 3-4 डिजिटल सेवाएं भी शुरू की है, जिसमें से 2 काम किए, ध्यान रखना। ई समुद्र ऑनलाइन जहाज पंजीकरण होगा, इससे ई नाविक पोर्टल से बात करें तो नाविकों की 24/7 शिकायतों का निवारण किया जाएगा, ई समुद्र और ई नाविक। बाकी एक है डिजिटल मेडिकल प्रैक्टिशनर मॉड्यूल, मेडिकल सेवाओं का डिजिटलीकरण होगा। और शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट पोर्टल, जहाज पुनर्चक्रण से संबंधित डिजिटल पोर्टल, ठीक है। वैसे 4 किए हैं, लेकिन काम के जो रहेंगे वो 2 आप ध्यान में रखना, ई समुद्र और ई नाविक। ई समुद्र है ऑनलाइन जहाजों के पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, और ई नाविक है नाविकों की शिकायतों का निवारण करने। अब देखो, ये पोर्ट वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो न्यूज में रहे। जैसे वदावन पोर्ट महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, महाराष्ट्र के पालघर जिले में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था पीएम मोदी ने। चाबहार पोर्ट ईरान में है, और यहीं पे जो एक शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है, भारत ने उसको 10 सालों पे लीज में लिया। सितवे पोर्ट म्यांमार में है। ये चाबहार पोर्ट को निर्माण भारत ने किया था, है ना। और सितवे पोर्ट म्यांमार में है। कांके संतुराई पोर्ट श्रीलंका, पारादीप पोर्ट उड़ीसा, दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया, हाइफा पोर्ट इजराइल। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में शुरू हुई थी। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश, ग्वादर पोर्ट
पाकिस्तान, इसको चाइना ने बनाया। विजिंगम पोर्ट केरल में मिलेगा। ये भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, कुछ और प्रश्न भी मैं आपको कराऊं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। एक तो याद रखना, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर शुरू हुआ? गुजरात के कांडला में, जो दीनदयाल पोर्ट है वहीं पर। और ये देश का पहला ऐसा प्लांट भी है जो किसी बंदरगाह के परिसर में तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ पर किया? मुंबई में। उसके अलावा डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट ये है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, तमिलनाडु में है। और इसी से एक और प्रश्न बन जाएगा, भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन सा बन गया? नाम यही है, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अभी कुछ समय पहले एक एग्जाम में एक स्टूडेंट ने बताया, उनके ये प्रश्न आया था, ये पोर्ट का नाम ही पूछ लिया था, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में, याद रख। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसको भारत ने जीत लिया है। हम बात कर रहे हैं अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 की। अभी इसका ये छठा एडिशन हुआ था, 29 मई से शुरू हुआ था, अभी 6 जून को समाप्त हो गया। अच्छा, हुआ कहाँ पे था? जापान में, जापान के काकामिगहारा में। इसमें अगर पुरुष टीमों की हम बात करते हैं, पुरुष टीम का ही प्रश्न था हमारा, तो इसको जीत लिया भारत ने। भारत ने इसको तीसरी बार जीता, मतलब 6 एडिशन में से 3 बार तो भारत ही जीत चुका है। और भारतीय टीम के यहाँ पे कप्तान रहे केतन कुशवाहा। यहाँ पे भारत ने फाइनल में हराया है जापान को। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे आशीष तानीपूर्ति। और बेस्ट गोलकीपर का खिताब किसने जीता है? आयुष रजक ने। इनको बेस्ट गोलकीपर चुना गया। देखो, आप यहाँ पे पूरी मेडल टैली देख सकते हो। अंडर 18 हॉकी एशिया कप पुरुषों की तो अभी तक 6 एडिशन हो चुके हैं। अभी जो हम ये छठा एडिशन पढ़ रहे हैं 2026 वाला, ये जापान में हुआ। भारत ने इसको जीत लिया और रनर अप है जापान। भारत अभी तक 3 बार जीत चुका है। ठीक है, तो पहला वाला जो एडिशन हुआ था 2001 में, उसको भी भारत ने जीता था। फिर 2016 में जो हुआ था इसका चौथा एडिशन, उसको भी भारत ने जीता था, वो बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, और एक अभी जापान वाला हमने जीत लिया। बाकी महिला टीम की अगर हम बात कर लें, जो वुमेन्स वाला है, तो इसमें हमारी जो भारतीय महिला टीम है अंडर 18 टीम, उसने यहाँ पे ब्रोंज जीता है साउथ कोरिया को हरा करके। तो इसमें टॉपर कौन रहा? वो भी मेडल टैली मैंने आपके सामने लगा दी है। देखो, जापान में हुआ ये, चाइना ने जीत लिया, दूसरे स्थान पर रहा जापान, भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो महिलाओं में अगर आप देखोगे, ये महिलाओं का भी छठा ही संस्करण है। और जो पहला एडिशन था वो महिलाओं ने जीता था। और उसके बाद आप देखोगे तो ब्रोंज भी यहाँ पे हमारी महिला टीम 3 बार जीत। ठीक है, तो सब कुछ आपके सामने है, आराम से आप देख सकते हो। हॉकी की बात चल रही है ना, तो आपको याद है भारतीय महिला हॉकी टीम के भी नए कोच बने थे, सोजर्ड मारिजने नाम है, नीदरलैंड से। वैसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और अभी आपको याद होगा मार्च के महीने में ही हॉकी इंडिया का जो 8वां वार्षिक पुरस्कार समारोह हुआ था, उसमें पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था हार्दिक सिंह को, और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था नवनीत कौर को। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना होती है 1924 में। लुज़ेन स्विट्जरलैंड में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। आपको बता दूं 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। और हॉकी इंडिया स्थापना होती है 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय पूछोगे तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। बाकी ये सब कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, जैसे अजलान शाह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, पैटर्न कप, इंदिरा कप, इन सबका संबंध है हॉकी से। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अभी 1 साल के लिए बैन लगा दिया है पूरी तरह से? तो आंसर होगा नागालैंड ने। तो अभी नागालैंड सरकार ने 1 साल के लिए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन से बना जो भी खाद्य उत्पाद है उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल है ही सही। इनसे कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। बच्चों और युवाओं में इनकी बढ़ती आदतों को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि इसको रोका जाए, और ऐसे तो रुकने वाला नहीं है। तो इन्होंने इसके उत्पादन पे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, पैकेजिंग पे, हर तरह से इस पर बैन लगा दिया है। अब नागालैंड ने लगाया, तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल कोहिमा हो गई, गवर्नर है नंद किशोर यादव, और नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल गयाल है, मिथुन। स्टेट बर्ड है ब्लिथ ट्रोगोपेन, और एंटंगी नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिलेगा। आपको बता दूं, आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य ये बना था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य भी है ये।
उसके अलावा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल यहाँ पर शुरू हुई थी। भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया था? तो भी आंसर होगा नागालैंड। और पहला पूर्वोत्तर चावल महोत्सव भी मनाया गया था नागालैंड में। पहला सोयाबीन महोत्सव मनाया गया नागालैंड में। और आओलेंग मोन्यू त्योहार ये भी मनाया गया था नागालैंड में। ठीक है, तो ये सब बातें नागालैंड से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जेपी दास का निधन हो गया, वे किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तो आंसर होगा उड़िया भाषा के। तो पूरा नाम है जगन्नाथ प्रसाद दास। उड़िया भाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि, नाटककार, लेखक और कला इतिहासकार थे। और अभी 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उनका जन्म हुआ था 1936 में पूरी उड़ीसा में। और 1958 में वो IAS बने। उसके बाद 1965-66 में जब भयंकर अकाल पड़ा था उस समय कालाहांडी के कलेक्टर रहे और राहत कार्यों का नेतृत्व किया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में बात करें, प्रथम पुरुष, आहनिका, देश कला पत्र। और आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण सम्मानों में कुछ अवार्ड्स इनको मिले। 2006 में सरस्वती सम्मान मिला। और 1990 में जो इनकी ये रचना है अनहिका, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए उनको चुना गया था, पर उन्होंने उस पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया। और वैसे उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका जब निधन हो जाए ना, तो उनका जो शरीर है वो चिकित्सा, शिक्षा और शोध के काम आए। तो उनके निधन के बाद एम्स भुवनेश्वर को उनका शरीर दान कर दिया गया। तो नाम था जेपी दास, जगन्नाथ प्रसाद दास। अब निधन वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का हाल ही में निधन हुआ, मैं आपको रिवाइज करा दूं। जैसे अभी भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता, मुंबई से थी। और विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे, अभी 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये अवार्ड पाने वाले वो छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार बने। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी, इनका निधन हो गया। और इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान, बांग्लादेश में अभी जो बने वो इन्हीं के बेटे हैं। पर्यावरणविद थे माधव गौडगिल, इनका निधन हो गया, महाराष्ट्र से। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका भी निधन हो गया, कोलकाता से थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और BBC इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्केट अली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में जाना जाता था। उसके अलावा पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। और डेविड जे फार्बर अमेरिकी थे, इंटरनेट का ग्रैंडफादर इनको कहा जाता था। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, भारतीय मूल के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे जिम विटेकर, उनका निधन हो गया। आशा भोसले जी का निधन हो गया, पद्म विभूषण 2008 में, दादा साहब फाल्के 2001 में मिला। बाकी और भी अवार्ड्स देखना एक बार इनसे। कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, भारतीय सेना के एक अधिकारी थे, उन्हें लद्दाख का शेर कहा जाता था। लिलीदास मलिक ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, निधन हो गया। टेड टर्नर जिन्होंने दुनिया का पहला 24 घंटे 7 दिन चलने वाला एक न्यूज चैनल शुरू किया था CNN नाम से, लेकिन उनका भी निधन हो गया, टेड टर्नर का। राजा रणधीर सिंह शूटर थे, उन्होंने 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीता, ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय निशानेबाज थे। सुमन कल्याणपुर हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर थी, 2023 में पद्म भूषण मिला। और सुभाष सी कश्यप भारत के प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव रहे थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। वैसे वर्तमान में हमारे लोकसभा के जो महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह उनका नाम है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इस साल के व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फिनाकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में स्वर्ण पुरस्कार किस बैंक को मिला है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर बैंक को। तो जम्मू कश्मीर बैंक को फिनाकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में गोल्ड अवार्ड दिया गया। अच्छा, बैंक को ये अवार्ड क्यों मिला? तो जम्मू कश्मीर बैंक ने एक आधुनिक डेटा इनसाइट और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाया है जो ग्राहकों और बैंकिंग कार्यों से जुड़े डेटा का विश्लेषण करता है। इससे बैंक को ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर समझने में मदद मिलती है, जल्दी और सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जोखिम और ऋण प्रबंधन बेहतर होता है, ग्राहकों को अधिक व्यक्तिगत सेवाएं मिलती है, बैंक का काम अधिक तेज और प्रभावी बनता है। और ये पुरस्कार कहाँ पर मिला? तो ये पुरस्कार, ये सम्मान इन्फोसिस फिनेकल द्वारा मुंबई में आयोजित फिनेकल इंडिया कनेक्ट 2026 कार्यक्रम में दिया गया। जम्मू कश्मीर बैंक की बात कर लें, स्थापना होती है 1938 में, मुख्यालय जम्मू कश्मीर में है, टैगलाइन होती है सर्विंग टू एम्पावर, और वर्तमान में MD CEO हैं
अमितावा चटर्जी या अमिताभ चटर्जी आप बोल दो, ठीक है। फिनैकल इनोवेशन अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड दिया गया जम्मू कश्मीर बैंक। बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास, और इतने ही हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखो, जब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको करा देता हूँ। फालतू में ज़बरदस्ती कि आज मुझे 10 ही क्वेश्चन लेने हैं, क्वेश्चन मिल नहीं रहे, फिर भी कुछ भी उठा करके डाल दिया या पुराने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया और वीडियो थोड़ा और लेंदी कर दिया, तो ऐसा करना मुझे आता नहीं है, मुझसे होता भी नहीं है। बहुत सारे चैनल ऐसा करते होंगे, मेरे से नहीं होता, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट होता है, कभी 9 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, 8 तो मैंने कभी डाले नहीं है, लेकिन कभी कभी 9 क्वेश्चन भी मैं आपके डाल देता हूँ अगर नहीं मिलते हैं ढंग के क्वेश्चन। तो आपका टाइम खाने से और फॉर्मेलिटी करने से कोई मतलब वाली बात नहीं है ना। बाकी कमेंट करके फिर भी ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ जैसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार यार शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी डेली PDF आपको मिल जाती है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्विज़ बना करके दे देता हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, रिविज़न करते रहो। क्विज़ सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस का, और ये सब मिलेगा आपको क्विज़ और PDF कहाँ पे, अपने क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया 7 जून को मनाया गया। फिर आपसे पूछा, भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा सुरहा ताल बोल दो या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बोल दो, उत्तर प्रदेश की है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, एग्जाम में आएगा ये प्रश्न। अभी महिलाओं की 57 किलोग्राम कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा जैस्मिन लंबोरिया इनका नाम है, ठीक है। और नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं आर प्रज्ञान आनंद। फिर पूछा था कि भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आशुतोष दीक्षित को। फिर पूछा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया है? तो आंसर होगा दूसरा। और सुभाष सिंह कश्यप का निधन हो गया, उन्हें किस पद पर कार्य किया था? उन्होंने लोकसभा महासचिव रहे थे वो। उसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय को भारत में ब्रांच खोलने की अभी अनुमति दे दी है? ये यूके का है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, कहाँ पर? बंगलुरु में। और आखिरी प्रश्न था, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए नवाचार मंत्र नाम से एक योजना भी लॉन्च की है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आंसर होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।